आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। करीब एक पखवाड़े से चल रहे अशोकनगर में अतिक्रमण की मुहिम अब लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है। बीते दिनों प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने का मुआयना किया। इस दौरान जिन लोगों को समय दिया गया था उनका भी निरीक्षण किया। ज्यादातर लोगों ने अपने अतिक्रमण हटा लिए हैं, पर इसके बाद भी अतिक्रमण की इस मुहिम में बीते दिनों एक और अवरोध पैदा हुआ, जब छज्जे पर बैठने वाले पान के दुकान वाले, घड़ी साज एवं टेलरों ने इस बात की लेकर मांग की कि उनके लिए स्थायी या तो स्थान दे दिया जाए या इन्हें अतिक्रमण की जद से मुक्त कर दिया जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज मनोरिया और पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी ने न केवल अधिकारियों से बात की, बल्कि इस मुद्दे को लेकर उनकी और अतिक्रमण अमले के बीच में तीखी नोक-झोंक भी हुई। इसके बाद इस लोगों ने, एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की है और उनको अवगत कराया है कि कुछ व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए अतिक्रमणकारियों के साथ साथ ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे लोगों की रोजी रोटी न चले। जिला अध्यक्ष और दूसरे लोगों के द्वारा तय किए गए मुद्दों को लेकर अपनी सहमति बताने के बाद उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी इन छज्जों पर बैठकर ही चलती है, उनके लिए इस मामले में थोड़ी सी रियायत दी जाए। हालांकि कलेक्टर ने इस प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी है, पर किसी भी तरह के आश्वासन या ठोस निर्देश या निर्णय पर अभी ये मामला नहीं पहुंचा है। एनजीटी के द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद पॉलीथीन को लेकर अब शहरों में काम होने लगा है। अशोकनगर में भी बीते दिनों राजस्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर पालिका के अमले ने संयुक्त तौर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान इन्होंने दुकानों में बिकने वाली पॉलीथीन एवं प्रयोग किए जाने वाली पॉलीथीन को जब्त किया और जुर्माना भी लगाया। लगभग 4 से ज्यादा दुकानों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है और राशि भी वसूली की गई है। शुरुआत में 1-1 हजार रुपए की राशि वसूली गई है और उनसे जब्त की गई पॉलीथीन को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। नगर पालिका से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अब किसी भी तरह के पॉलीथीन का प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बार बार समझाने के बाद भी अगर दुकानदार इस बात को लेकर उल्लंघन करते हैं और प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ जेल जाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पूरे जिले में इस तरह की कार्रवाई चल रही है, जिसमें पॉलीथीन के भंडारण प्रतिबंध एवं दूसरी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए केरल में गाय के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना ने उद्वेलित कर दिया है। न केवल अशोकनगर बल्कि आसपास के इलाकों में भी इसको लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बीते दिनों केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं दूसरे लोगों के द्वारा बीच सड़क पर गाय के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर विरोध शुरू होने लगे हैं, प्रदर्शन शुरू होने लगे हैं। इसी सिलसिले में अशोकनगर में एक नए संगठन का गठन किया गया जो धर्म रक्षा मंच के तौर पर सामने आया है। इसमें विभिन्न दलों के और दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हुए हैं। इन्होंने लगातार 2 दिन तक अलग अलग मंदिरों में बैठकें आयोजित की और इस कार्य की कड़ी भर्त्सना की है। इसके बाद एक रैली निकाली और गाय के साथ इस तरह का अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए प्रशासन से गुहार की है कि इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाई जाए और ऐसा काम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। एक हमारे देश में ऐसी परंपरा चल गई है कि किसी भी धार्मिक आस्था में चोट पहुंचाई जाए और ये खुद की लोकप्रियता के लिए, और ये जो कि हमारे भगवान के साथ इस तरह भद्दा जो मजाक कुछ लोगों द्वारा किया गया है, तो सभी जिनके मन में भी हो, चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी मजहब के हों, जिनके मन में थोड़ा भी धर्म के प्रति, मानवता के प्रति भाव है, कोई भी इस तरह की चीज को, इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम सब के लिए बेहद ये वेदना और असहनीय बात है कि इस तरह से हमारे धर्म पर प्रहार किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी
सजा मिलना चाहिए, बड़े से बड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी देश का नागरिक हमारे किसी भी धर्म के प्रति या हमारी आस्था के प्रति कोई कभी ऐसी चोट ना पहुंचा सके। हम सब लोग इस मामले में सभी धर्म, सभी मजहब के लोग एक साथ हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बोल तार वाले बालाजी महाराज की। आज धर्म रक्षा मंच के बैनर के तले अशोकनगर के सारे लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। बड़मेर में जो घटना हुई है, प्रशासन भी वहाँ मौजूद रहा होगा, लेकिन हमारे आराध्य देव के साथ जो कृत्य किया गया है बहुत निंदनीय है। और मैं चाहता हूँ कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि हमारा देश धर्म आधारित देश है, हमारी जड़ी धर्म के आधार पर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो दिन जब हम लोग मोहल्ले में बैठे थे, ये वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पर आई, जिसे मैंने देखा। मेरे सारे दोस्त बहुत चिंतित हो गए कि प्रदीप जी क्या चल रहा है, आप इस वीडियो को डालें। मैंने फेसबुक पर डाली और लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया। महेंद्र भाई साहब, सदन भाई साहब, मनोज जी शर्मा, पप्पू भैया, सभी लोग, चिंटू चौधरी वगैरह, इन सब लोगों ने मेरा साथ दिया और वीडियो को इतने आंदोलन के रूप में उसे उग्र किया और सभी लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को बड़ा बनाया। और मेरी चेतावनी है अशोकनगर के लोगों को, असामाजिक तत्वों को, जो यदि अगर ऐसी हरकत करेंगे तो उनको ज्ञापन बाद में होगा, पहले उनका ज्ञापन किया जाएगा। सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। जय श्री राम। आज धर्म रक्षा समिति द्वारा सभी समाजों के द्वारा कलेक्टर महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। जो राजस्थान बाड़मेर में जो घटना, निंदनीय घटना जो हुई है, उसके विरोध में आज ज्ञापन दिया गया है। हमारे देश सभी समाजों का देश है, इसमें कोई भी आपत्तिजनक कृत्य नहीं होना चाहिए। ऐसे कृत्य अगर होंगे तो इससे समाज में बौखलाहट होगी और ये देश के हित में नहीं होगा। इसलिए हम सभी धर्मों का बड़ी इज्जत के साथ नमन करते हैं, पालन करते हैं और सभी धर्म हमारे हैं। हम किसी भी धर्म के साथ ऐसी अनिंदनीय घटना अगर होगी तो उसका विरोध करेंगे और जोर शोर से विरोध करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी गाय से जुड़े मुद्दे को लेकर एक नए तौर पर जो है विरोध प्रदर्शन किया है। केरल में हुई घटना के बाद युवा मोर्चा ने आज गांधी पार्क पर गौ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जय कुमार सिंघाई एवं दूसरे लोगों की उपस्थिति में गाय की पूजा अर्चन की और केरल में हुए गाय के साथ की घटना की निंदा भी की। इस दौरान इन कार्यकर्ता एवं नेताओं ने गाय की पूजा करने के साथ साथ हिंदू धर्म में उसके महत्व को भी प्रतिपादित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे मध्य प्रदेश में गाय पूजन का कार्यक्रम रखा था। उसी सार्थक में अशोकनगर जिले में भी हर मंडल में एक कार्यक्रम किया गया है। अशोकनगर मंडल में मंडल अध्यक्ष पीयूष पारेसर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ। आज पूरे देश की संस्कृति खतरे में है और कांग्रेस ने समय समय पर इस देश की संस्कृति का खंडन किया है, खंड किया है। क्यों? क्योंकि केरल में आपने देखा होगा कि हमारी आराध्य गौ माता को सरेआम काट कर खाया गया। ये किस मानसिकता को कांग्रेस को दर्शाती? पूरे देश में पहले पूरा देश खा गए, चारा खा गए। इस देश के गरीब लाखों किसान और लाखों श्रद्धालुओं की मन को ठेस पहुंचाया आज गाय को खाकर। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि आप स्वच्छता का विरोध करें। स्वच्छता अभियान में जिस प्रकार शौचालय मोदी जी बनवा रहे हैं, वो शौचालय न बनवाकर आप वहाँ पर जाकर अपने मुंह से उसकी सफाई करें और वहाँ का जो कूड़ा है उसको साफ करें, क्योंकि आप विरोध करें। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से, वो रामकृष्ण और हनुमान को मानते हैं। आज सुबह भी कई कांग्रेसी हनुमान जी के जो अपमान हुआ था उसके उपलक्ष्य में पहुंचे थे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आपको हनुमान मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी का विरोध करिए। जो गाय काटी है उस गाय काटने का विरोध कांग्रेस करिए। अगर कांग्रेस विरोध नहीं करती तो कांग्रेस से इस्तीफा दें, कांग्रेस से निकल के लोग दूसरी पार्टी में आए। हम नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी में आए, और ऐसी पार्टी में न जाए तो सरेआम हमारी गौ माता को काट कर खाती है। जय हिंद, जय भारत। भ्रष्टाचार देश की रग रग में बस चुका है और इससे लोगों को परेशान होना बहुत ज्यादा हो गया है। इन्हीं सब चीजों को लेकर अब अशोकनगर में एक नए प्रयोग शुरू किए जा रहे हैं। हल्ला बोल व्हाट्सएप ग्रुप जो लगातार सामाजिक सरोकार एवं जनचेतना के काम करता रहा है, एक नए प्रयोग के साथ फिर समाज के साथ में है।
इस बार उन्होंने एक बड़ा और नया संकल्प लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को एक नए और अनोखे तरीके से लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर बीते दिनों जलसा गार्डन में एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्ला बोल के संरक्षक जितेंद्र कोठारी, एडमिन नीरज पय्यन ने जानकारी देते हुए बताया कि अशोकनगर शहर के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार जड़ जमा चुका है और इसके बगैर किसी भी तरह के कार्य नहीं हो रहे। अलग अलग तरह के भ्रष्टाचारों में सबसे ज्यादा आम जनता का पिसना हो रहा है और इसलिए उन्होंने संकल्प लिया है कि एक के बाद एक इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किए जाएंगे। इसको लेकर एक पूरी कार्य योजना भी बनाई जा रही है, जिसके तहत एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही एक दफ्तर भी इसको लेकर बनाया जाएगा जहां भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग अपनी बात रख सकते हैं। शुरुआत में इसको लेकर कुछ कमेटियां बनाने पर चर्चा चल रही है जो अलग अलग विभागों को मॉनिटरिंग करेंगे। इन दोनों ने बताया कि हल्ला बोल संघर्ष समिति भ्रष्टाचार को लेकर ठोस तौर पर कदम उठा रही है और कुछ ऐसे विभाग चिन्हित किए जा रहे हैं जिन्हें शुरुआती तौर में भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा। शुरुआत में जिन विभागों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सामने आई है उनमें राजस्व के अलावा रजिस्ट्रारों पर इनके निशाने पर रहेंगे। हल्ला बोल का मानना है कि लोगों के पास बेहतर विकल्प नहीं है और साथ ही उन्हें ज्ञान की भी जानकारी नहीं है, इसलिए इन दोनों तरह की चीजों को लेकर हल्ला बोल काम करेगा। पहले स्तर पर सरकारी दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। किसी भी काम के बदले में पैसे लेने की परंपरा को बंद करने का प्रयास किया जाएगा और इससे पीड़ित लोगों को सहायता भी दी जाएगी। साथ ही उन लोगों को उन जानकारी और ज्ञान का भी उपलब्ध कराया जाएगा जिनके द्वारा भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है या लोगों की शिकायत की जा सकती है। फिलहाल इसको लेकर पूरी कार्यक्रम या रूपरेखा तय कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसका एक खाका तैयार हो जाएगा और कार्यालय खुलने के बाद इसमें आगे काम भी देखने को मिल सकता है। आपने हल्ला बोल के द्वारा एक भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू की है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है और किस तरह इसको आप करेंगे? आज हमने देखा है कि भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या बन गई है कि इसके बिना किसी भी ऑफिस में कहीं भी जाओ कोई काम नहीं हो रहा है और हर आम आदमी परेशान है। इसके मद्देनजर हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें कि ऑफिसों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का कार्य करें, जिससे कि जो निचले तबके के लोग जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज देखा जाता है कि नकल निकलवाने जाएंगे तो वहाँ से नकल नहीं निकलती बिना 200 रुपये दिए। आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्री होने के बाद सब कुछ होने के बाद भी आपको 3000-2000 रुपये देना पड़ता है। तो इसका शुरू कैसे हुआ? इन लोगों को कैसे मदद पहुंचाओगे आप? इन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हम सबसे पहले क्या है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं जो हमारे ऑफिस से संचालित होगा और सारे ऑफिसों में वो हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा, जहाँ से जिसको जो परेशानी होगी वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेगा। हमारा जो ऑपरेटर बैठा हुआ होगा वो संबंधित विभाग में, जैसे अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रार से कोई फ़ोन आता है तो रजिस्ट्रार में हम 4 लोगों की टीम बनाएंगे। वो टीम हम मॉनिटरिंग करेगी कि इनको अपन जो परेशानी हो रही है उसको कैसे दूर करें। वो पूरे हेल्पलाइन नंबर से पूरा काम होगा। तो अभी इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई चल रही है? अभी प्लानिंग चल रही है, टीम बनाई जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी 6 तारीख को चूँकि हल्ला बोल का 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उस दिन हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। नंबर 1 डीसी गैस के सामने रहने वाले निवासियों ने जन सुनवाई में एक आवेदन दिया है। इन लोगों का कहना है कि जियो कंपनी के द्वारा जो टावर लगाया गया है वो ट्राई के नियमों का तो उल्लंघन कर ही रहा है, साथ ही मानवीय चीजों को भी उसमें दूर रखा गया है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के पास में इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों से नुकसान होगा तथा यहाँ के रहवासियों को भी इससे नुकसान होगा। इसके लिए उन्होंने नगर पालिका प्रशासन और कलेक्टर को एक आवेदन दिया है जिसमें इस टावर को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही इन लोगों ने बताया कि जिस मकान पर यह टावर लगाया गया है उसकी भी जाँच की जाए जो सरकारी मैदान में या सरकारी स्थान पर बनाया गया है। अमान सिंह रघुवंशी जी के मकान पे जियो रिलायंस वाले जो टावर लगा रहे हैं वो ट्राई के नियम के अनुसार अनलीगल आ रहा है। उसके नीचे से हाई टेंशन लाइन गुजरी है और 5 चिपके हुए मकान है, मतलब सटे हुए मकान लगे हुए वहाँ, और कॉलोनी वालों को भी उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन जब हम उनसे पूछने गए कि आपने वो लिया है तो उन्होंने तुरंत हमें कैसे क्या किया है, रिश्वत दे के लिया है, क्या लिया है वो जाने। और नगर पालिका में भी हमने आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसे रुकवाने के लिए।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ साक्षी श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं 12th सीबीएसई के रिजल्ट हमारे सामने हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारा सदन से जिले की 2 टॉपर्स मानसी गुप्ता और खुशी मंगल, जिन्होंने अपनी कड़ी लगन और मेहनत से अपने परिवार का और पूरे जिले का नाम रोशन किया है। तो मानसी और खुशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी दोनों ने इतनी मेहनत की और इतनी लगन से पढ़ाई की। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो आप दोनों मुझे एक एक करके रिस्पेक्टिवली बताइए कि आपका क्या सब्जेक्ट थे और व्हाट आर योर परसेंटेज। My subjects are PCM. My percentage is 94.2. And what are yours? My subject is commerce and my percent is 90.8. So 94 and 90, बहुत बहुत बधाइयाँ आप दोनों को अपनी सफलता के लिए। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मानसी आपसे। अगर पढ़ाई की बात करें तो किस तरह से आपने टाइम को मैनेज किया और कितना टाइम आप पढ़ाई को देते थे? टाइम तो कोई फिक्स नहीं है, जितना नीड होता था मैं उतना देती थी। अगर मेरा टाइम टेबल बताऊं तो मैं सुबह केमिस्ट्री, रात के मैथ्स और फिजिक्स और एक आध महीने में हिंदी भी इंग्लिश भी एक बार पढ़ लेती थी। ओके, एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? मैं डेली टारगेट सेट करके पढ़ाई करती थी, जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को। ओके, तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री खुद पढ़ना पड़ता था, थोड़ा बोर लगता था। ओके, एंड आपको कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था? सब्जेक्ट इज अकाउंट्स एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में वी वर लाइक कि बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, घर में आके प्रॉपर रिवीजन होता है और कुछ टाइम बाद ये बच्चे ऐसा होता है कि वो अपना फ्लो नहीं आ पाता, तो उसके लिए क्या कहेंगे आपकी, कैसे मेंटेन करना चाहिए? कंटिन्यूस स्टडी ज़रूरी है सक्सेस के लिए। मैं बिलीव करती हूँ कि सक्सेस कम टू दोज हु डिड द कंटिन्यूस एफर्ट्स। अगर आप रोज पढ़ोगे तो वो आपका फ्लो में बना रहेगा, तो आपको बोर्ड्स के टाइम एकदम प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पेरेंट्स का प्रेशर होता है, टीचर का प्रेशर होता है, खुद का भी होता है कि हमें भी परफॉर्म करना है। तो अगर हम रेगुलरली स्टडी करेंगे तो हमें किसी का भी प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा और हम अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। जैसे मानसी ने प्रेशर की बात कही, तो कितना आपके ऊपर कितना प्रेशर था? मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन बोर्ड है तो थोड़ी पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन होती है, तो उनको पूरा करने के लिए तो थोड़ा प्रेशर नहीं था, बस एक्सपेक्टेशंस थे, उसका आपने कोई प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं की। चलिए, अगर अब बात करते हैं पढ़ाई से थोड़ा सा हटके, अगर हम बात करें हॉबीज की, तो उनके पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आपकी हॉबीज थी? मेरी हॉबीज रीडिंग और कम्युनिकेशन स्किल। आई लाइक टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। आई एम इंडल्जिंग इन स्पीच, डिबेट्स एक्सेट्रा। तो पूरा प्रॉपर आप इनमें पार्ट लेते थे? Every year I part and last year I went national also in that. Means my teachers are also supporting for that in that case. And what are your hobbies? My hobbies are painting and listening music. Whenever I am bored, I listen music. It refreshes my mind. तो उसमें जैसे हॉबीज की बात करें तो 12th है, पेरेंट्स का कहना रहता है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो एंड नो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसमें आपके पेरेंट्स? I am the most fortunate one to have my mama papa as my parents. What are yours? My parents also give me all the freedom. They never force me to study all the time. अच्छा, स्कूल, what you will say about your school? स्टडीज कैसे थे, पढ़ाई कैसी हुई? Most interesting time of my up till now, most interesting time is of 11th and 12th class. Studies little bit, masti so much, and teachers are amazing. And what about yours? My also the 12th class is the best class, and in this class we have enjoyed also and studied also. तो सपोर्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा? पेरेंट्स और टीचर्स का, स्पेशली मम्मी का। हमेशा मुझसे कहती थी कि डू योर बेस्ट एंड डोंट फोकस ऑन मार्क्स एंड परसेंटेज, जस्ट गिव योर बेस्ट। मानसी, जब आपका रिजल्ट आया था तो व्हाट वर योर रिएक्शन और पेरेंट्स के रिएक्शंस क्या थे? My parents are just like flying in the sky and my hands were shaking. I don't know what should I supposed to do. Somewhat I was like, okay, it's okay, because the highest percent is very high, and my parents are like, the smile on their face is like amazing. I want to see their smile always. कैसा लग रहा है आपको स्माइल देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। What are your feelings? Right now I'm giving interview. My feeling I am the top of the world right now. What are yours? मतलब जब रिजल्ट आया, पापा मम्मी के चेहरे पे खुशी देखी, कभी एक्सपेक्ट किया था कि आप इतना कुछ कर लेंगे, या मतलब इतना स्टार्टिंग से आपको लग रहा था? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन रिजल्ट के बाद बहुत खुशी हुई है। पेरेंट्स इतना प्राउड फील कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट फीलिंग, सीइंग द पेरेंट्स स्माइल बिकॉज ऑफ माय। टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए आप कि कैसे मैनेज करना चाहिए। मतलब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अभी देख रहे हैं, तो
दे वुड बी एक्सपेक्टिंग कि उन्हें कुछ सीखने को मिले, तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या बोलेंगी? टाइम टेबल सेट करो, डेली टारगेट, ऐसी टोल ना, डेली टारगेट बनाओ। सपोज केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, बिना पढ़े सो मत, और एक भी दिन मिस मत करो, चाहे वो आपका बर्थडे हो चाहे किसी रिलेटिव की मैरिज। रोज टाइम टेबल सेट करो और उसको रोज पढ़ो। अगर रोज पढ़ोगे तो फिर डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। देयर आर फ्यू डिप्रेस्ड चिल्ड्रंस वी कैन से, मतलब जिनका रिजल्ट आता है तो ऐसा नहीं कि वो बहुत पीछे हैं, बट ऐसा होता है कि दे वांट 90% बट दे गॉट 84 और 85 और 89, तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल सा छोटा सा? They should not lose hope because percentages are not everything. If they got less percent, then also they should be positive and focus on their future, on their goals. ओके, सो व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ योर रिलेटिव्स? जैसे अभी तो बात करी आपकी, आपके पेरेंट्स की, तो फोन कॉल्स वगैरह तो कंटिन्यू चल ही रहे होंगे। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, जो रिलेटिव मुझसे कभी बात भी नहीं करते, नाउ दे आर कमिंग टू माय पेरेंट्स एंड टू मी एंड कांग्रेचुलेटिंग मी, सो उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। व्हाट आर योर्स खुशी? Same, relatives are phones and calls are coming. मतलब सबको खुशी है कि उनके घर की बच्ची उन्हें इतना किया। They are very happy. They are very happy. तो पढ़ाई की अगर बात करें तो फेवरेट सब्जेक्ट तो होता ही है सबका, तो एक कोई ऐसा भी सब्जेक्ट रहता है जो हमें बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसा कोई? हिंदी। हिंदी। एंड योर? Same. पढ़ाई की बात हो रही है तो टीचर्स की भी बात आएगी, तो सबसे पहले तो हाउ वाज योर टीचर्स? World's best teacher, my teachers. Who is your favorite one? Favorite, I won't say favorite cause they are all the teachers are like equally nice, but all the subject teachers are like fabulous. And what are yours? Very good teachers. Very good. All are supporting. Yes. Okay. तो this is your result after 12th. What is your planning for future? क्या आप सोच रहे हैं आगे के लिए? Right now I registered for DU, but my fingers are still crossed cause cutoff are going to be very high, and I'm just hoping that I get admission in a good college. We hope so that also. We wish you all the very best for that. And what are your? I want to become a bank officer, and for that I will do BCom along with banking. तो which you want to become, what are your dreams? तो ये शुरू से ऐसे थे या फिर चेंज हुए, फ्लक्चुएट हुए टाइम के साथ? नहीं, फ्लक्चुएट नहीं हुए, छोटे से ही फिक्स है, मीन्स चला जा रहा है। और अब तो 10th के बाद तो पेरेंट्स ने भी, छोटे में तो क्या मजाक में लेते कि बोल रही होगी, बट आफ्टर 10 माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी ऑल द टाइम। इनफैक्ट माय बुआ, फूफा जी, एवरीवन, माय काकू, एवरीवन जस्ट सपोर्टेड लाइक या शी विल बिकम वन डे, शी विल बिकम एन IAS ऑफिसर। नाउ आई हैव टू फुलफिल देयर होप्स। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। यस, सीरियसली। ओके, एंड व्हाट इज योर? शुरू से यही था, आपको यही करना था? हाँ, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इंटरेस्ट और बढ़ गया है, अब बड़ा बड़ा सोचना है। हाँ। अच्छा, बीइंग अ गर्ल, हम हमेशा देखते हैं ज्यादातर लड़कियों को हमने आगे आते देखा है, तो इन दिस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, इस लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम हमेशा देखते हैं लड़कियां आगे हैं, कुछ लोग अभी भी नीचे समझते हैं, उनके लिए मैं एक ही बोलूंगी, वी आर द गर्ल ऑफ 21st century and we have to prove that girls are far better than boys. What is your this? According to me, both are equal and the girls should not be considered less than boys. Okay, there are few parents still in India or in our society जो ये सोचते हैं कि मीन्स लड़कियों को तो लाइक पढ़ाई वढ़ाई से क्या है, उनको तो रोटियां बनानी है एंड ऑल दिस, अभी भी हम सुनते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा आप संदेश दें। मैं उनसे यही कहूंगी, एक बार लड़कियों को चांस देके तो देखो वो क्या करके दिखाएंगी आपको। आप कुछ बोलना चाहेंगे? Girls can, when they get opportunity, girls can prove themselves. गर्ल्स कैन प्रूव देमसेल्फ। तो सारे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे ऑब्वियसली प्रेरणा लेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? कंसेप्ट क्लियर रखना, फिजिक्स में स्पेशली कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उम्मीद ही मत रखना कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शुरू से कंटिन्यूस एफर्ट करना, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, फिर मैथ्स और केमिस्ट्री ऐसा है कि हम लीस्ट भी पढ़ेंगे तो भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अपने टीचर्स को जो वो कहें उनकी बात तो आंख बंद करके मान लेना, क्योंकि वो जो कहते हैं मोस्टली पेपर में वो ही आता है। हाँ, तो एक्सपीरियंस। हाँ, और उनको रिस्पेक्ट करना, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ बोर्ड में आपकी मेहनत तो काम आएगी, प्लस लक और ब्लेसिंग्स भी काम आएंगी। तो टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल होगा। उसके बाद शायद आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स, इंडीड दे आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज दे आर द मोस्ट एनकरेजिंग वन। आई डू एग्री दैट। अच्छा, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, हम हमेशा सुनते हैं कि मैथ्स और बायो से कॉमर्स इज नॉट दैट टफ, तो आप कुछ बोलेंगे उस बारे में? In a commerce, accounts is the most toughest subject as well as interesting, so we should not consider commerce as a less subject. It must be treated equally. तो कुछ बच्चे भी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स अगर बोल देते हैं, हम लोग सभी मानते हैं कि कॉमर्स इज नॉट दैट टफ, तो बच्चे भी शुरू से ऐसे ही लेके चलते हैं, फिर एंड में प्रेशर आता है, तो उनके लिए? उनको भी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। कॉमर्स
में अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत प्रेशर होगा, उसमें कॉमर्स में भी हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी होगी। ओके, तो मैं छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में छोटी छोटी सी लाइन में कुछ थैंक करने के लिए। तारा सुदन स्कूल, आई थिंक द स्टेज वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मीन्स हर बार एवरी कॉम्पिटिशन, पहले मैं ऐसी नहीं थी, आई हैव अ स्टेज फियर, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, बट आफ्टर कमिंग तारा सुदन स्कूल, like now I am speaking here confidently, and my teachers, best teachers, Sister Neena, Rajiv sir, Prasanth sir, Ram Babu sir, and sorry मैं किसी टीचर का नाम भूल गई हूँ तो, but they are the amazing one, means they trust me more than my parents and more than me, they know that yeah she can do it and always force me towards the good thing. I think my school, my teachers are the best in the whole world. What is the role of a teacher in पढ़ाई, obviously inspiring and everything, building up the confidence? What is the role? I think at this age, the most important role is of teacher only, because we are spending more time with our teachers than our parents. Yes. Coaching, school, we are spending almost all the time with our teachers, so they know our weakness, our strength very well, and they help us to come out of them, and they are the best person. आप कुछ बोलेंगी अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए? My parents and teachers are the best teachers, and they always encourage and support me, and whenever I have become hopeless, they always give me strength and make me confident. Who is your strength? मतलब एकदम पक्की वाली strength. Who is your Mother always supported you? And what is yours? Family and friends. Family and friends overall. And teachers also, means everyone at a time we need friends, at a time we need family. There is a different time, so we can't specify that yeah this is only my strength. Everyone, like at a time that we need everyone, na? So yes. I can't specify one person in my life. There is always a person, or we can say there are few person जिनको हम पे ज़्यादा believe रहता है, हम जितना हमें खुद पे नहीं रहता, तो ऐसा कोई था? हाँ, सिस्टर नीना, राजीव सर, प्रमोद सर, प्रसन्न सर, राम बाबू सर, मेरे सारे टीचर्स ही ऐसे थे। हाँ, और मेरे फूफा जी, बड़े फूफा जी, और मेरी बुआ को, पेरेंट्स को तो सब पे रहता है, बट मेरी फैमिली में मेरे फूफा जी को सबसे ज़्यादा मतलब ट्रस्ट है मुझ पे, और फिर मेरे टीचर्स तो टॉप मोस्ट है ही। आपके भी कोई होगा ऐसा जिसको पता होगा कि ये लड़की तो कुछ करेगी आगे, जितना आपको भी नहीं होगा? Teachers, Sister Neena, Pramod sir, Johar sir, Ram Babu sir, they all are expecting too much from me, and my parents also. So overall, all your teachers and all your your family members, parents always supported you, ना? Yes. तो चलिए, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम पूरे एसआर और पूरे जिले की तरफ से आपको बधाई देना चाहेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, और आगे के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू बोथ ऑफ यू। चलिए, ये थी हमारे साथ अपने जिले का नाम रोशन करने वाली मानसी गुप्ता और खुशी मंगल। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए एसआर अशोकनगर।